Good morning, everyone. So, we are back with a new chapter of NCRT, class 6th, 10th chapter, New Empires and Kingdoms. Now, again, it's a very interesting chapter which is started with Arvind's play. Like, he was chosen. अरविंद को चूज़ किया जाता है राजा का रोल प्ले करने के लिए, और वो भी कितने बड़े राजा का, दैट इज़ समुद्रगुप्त, जिनका बहुत नाम है हिस्ट्री में। समुद्रगुप्त, अब ये नाम कहाँ से आया? अभी तक हम मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे थे। मौर्यंस का अंत हो जाता है जब बृहद्रथ की डेथ हो जाती है, और उसके बाद शुरू होते हैं डिफरेंट रूल शुरू होते हैं, जहाँ पर फॉरेनर्स भी इन्वेड करते हैं इंडियन बाउंड्री को। ठीक है, सतवाहना का रूल चल रहा है डेक्कन में। तो अब देखो, ये गुप्ताज आ जाते हैं एडी में। अब हम आ चुके हैं एडी में, 320 एडी में हम आ चुके हैं, एनो डोमिनी। ठीक है, सो 4th सेंचुरी की हम इसमें बात कर रहे हैं, जिसकी रूलिंग स्टार्ट करते हैं गुप्ताज। गुप्ता एम्पायर जो है, नया एम्पायर, ठीक है, उभर कर आता है, जो चंद्रगुप्त फर्स्ट की एंट्री से शुरू होता है। चंद्रगुप्त फर्स्ट। अब इनको बहुत ही अच्छे अच्छे टाइटल दिए गए थे। ये वर्ड दिख रहा है ना, प्रशस्ति, इसके अंदर महाराजा धीराज करके इनको बुलाया जाता था। तो ये प्रशस्तिस क्या है? प्रशस्तिस बड़ाई है इन लोगों की। इनके जो भी राजाओं के अचीवमेंट्स होते थे, ये प्रशस्तिस में दिखाए जाते थे, ये इंस्क्राइब होते थे स्टोन्स वगैरह पर। ठीक है, तो यही क्या चीज़ थी? प्रशस्ति। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानने को कहाँ से मिलता है? ये सारी चीज़ें हमें बताई गई है या तो पुराणों में, या चाइनीज़ अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स है, उनके थ्रू हमें ये सारी चीज़ें पता पड़ती है। ठीक है, अब आते हैं वापस एनसीईआरटी की ब्यूटीफुल सी ये जो स्टोरी से शुरुआत की गई है। इसमें बताते हैं कि अरविंद को एक रोल मिला है, वो भी राजा समुद्रगुप्त का। तब इन्हें पता पड़ता है कि राजा का रोल सिर्फ और सिर्फ घूमना फिरना नहीं होता, उनको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, स्पेशली उनको सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखो बताया हुआ है कि ये जो प्रशस्तिस थी, ये ना सिर्फ समुद्रगुप्त, या ये काफ़ी सारे राजाओं के बारे में लिखा गया है। जैसे जो सतवाहना के बारे में हमने पढ़ा था, सतवाहना में गौतमी पुत्र श्री सत्कारिणी, इनके बारे में भी प्रशस्ति लिखी गई है। ठीक है, तो ये जो गुप्ता एम्पायर है, ये शुरू होता है नॉर्थ में, इनका रूल चल रहा था। जो इंडिया है उसके नॉर्थ में तो इनका गुप्तास का रूल चल रहा था, और साउथ में डेक्कन रूल किसका चल रहा था? सतवाहना का। ठीक है, अब देखो इस रूलिंग को स्टार्ट कौन करता है? दैट इज चंद्रगुप्त फर्स्ट। नाम सेम है, लोग अलग हैं। देन उसके बाद आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर, दैट इज समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ग्रेटेस्ट रूलर माना जाता है, जो प्रशस्तिस में बताया गया है या कॉइन्स के थ्रू इंडिकेट होता है उसमें। ठीक है, उनको, या फिर इसको कहा जाता है, इस इंफॉर्मेशन को, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति क्या थी? एक पोयम थी जो 1700 में लिखी गई थी, पोइट हरिसेना के थ्रू। हरिसेना बताते हैं इनके बारे में, बहुत कुछ बताते हैं, इनके काव्य, इनकी पोइट्री में बताते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, कि नॉर्थ में समुद्रगुप्त जो थे, इनकी रूलिंग कैसी थी, आर्यव्रत को इन्होंने कैसे कंट्रोल किया था, कैसे जो है इन्होंने साउथ में 12 किंग को डिफीट किया था दक्षिण पथ में, एंड कैसे इन्होंने किंगडम्स को ले लिया था अपने अंडर। रूलर्स ऑफ नेपाल, आसाम, बंगाल, इनके गण संघ बने थे, फॉरेस्ट ट्राइब्स को अपने साथ लिया था, और गण संघा के ये जो गुप्त है, गुप्ता एम्पायर जो है, ये माना जाता है कि ये कुषाण के ही सबॉर्डिनेट थे, उन्हीं के अंडर काम किया करते थे। फिर इन्होंने रूलिंग स्टार्ट करी थी, इन्होंने उन्हीं की रूलिंग जो है असर्ट करी है। ठीक है, अब देखो इन्होंने नॉर्थ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल पा लिया, साउथ में भी 12 राजाओं को डिफीट किया है इन्होंने,
हरिसेना बताते हैं समुद्रगुप्त के बारे में कि ये वॉरियर किंग थे। उन्होंने इनको वॉरियर किंग बताया है और काइंड हार्टेड बताया है, और ये बताया है कि वो एक कवि भी थे, वो कविता भी लिखते थे, इसीलिए उन्हें कविराज कहा गया। दूसरा नाम क्या दिया गया है समुद्रगुप्त का? कविराज। ये देखो, इन सिक्कों से इनकी इम्पोर्टेंस पता पड़ती है। इनमें उनके जो चित्र वगैरह थे, काफ़ी क्वालिटी शो हो रही है इसके थ्रू। और ये देखो, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बताया है कि किस तरीके से उन्होंने दक्षिण पथ में रूल किया है, किस तरीके से वो सारे नेबरिंग जो स्टेट्स थे उनको इंक्लूड कर लिया अपनी अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, फिर किस तरीके से इन्होंने जो भी एरियाज़ थे शाकास के अंडर, कुषाण के अंडर या श्रीलंका, वो भी इनके अंडर आ चुके थे क्योंकि मैरिज अलायंस किया था इन्होंने। एक वॉरियर किंग बताया है हरिसेना ने इनको, कैसे वो क्या चार्मिंग पर्सनालिटी इनकी रही होगी, इतनी बड़े शूरवीर। ठीक है, किस तरीके से ये स्वॉर्ड्स को हैंडल करते थे। तो अब ये देखो, ये इनकी बाउंड्रीज है, जो भी रूलिंग इन्होंने करी थी। ठीक है, काफ़ी सारे स्टेट्स इन्होंने अपने अंडर कर लिए थे। अब ये ग्रेटेस्ट रूलर्स थे, इनकी जीनियोलॉजीज है, हमें इनके बारे में कहाँ से पता पड़ता है, जो भी इनके एंसेस्टर्स थे उनके बारे में हमें कहाँ से पता पड़ता है, ये सारी चीज़ें हमें पता पड़ती है। इनकी जो भी ये प्रशस्तिज लिखी गई है, इनके थ्रू हमें पता पड़ता है कि इनके जो फादर थे वो कौन थे, इनके ग्रैंडफादर कौन थे। सो चंद्रगुप्त दे रखा है इसमें। चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, जिनको ग्रैंड टाइटल मिला था महाराजाधिराज का। ठीक है, देन समुद्रगुप्त ग्रेटेस्ट रूलर कहे गए, जो कि लर्नेड पोएट थे, पोएट भी थे। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे बहुत सारे लोग इनके अंडर सर्व करते थे, जैसे कि कालिदास है, आर्यभट्ट है। ठीक है, अब आता है एक और नाम, दैट इज चंद्रगुप्त सेकंड, विच दे वर मिसिंग। अगेन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त सेकंड, जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और वही लाए थे अपने नाम पर ये कैलेंडर, विक्रम संवत। ये दे रखा है चंद्रगुप्त 2। ठीक है, जो हम हिंदी कैलेंडर फॉलो करते हैं, आपने देखा होगा अप्रैल फूल वाले दिन नया साल मनाया जाता है हिंदी के अनुसार। तो वो हिंदी कैलेंडर लाने वाला कौन था? दैट इज चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूलर थे, और इनके टाइम पे माना जाता है कि ये गोल्डन एज थी। एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, इनके टाइम पे ये भी माना जाता था, इवन जो चाइनीज़ स्कॉलर्स यहाँ पर आए थे, उन्होंने इनकी रूलिंग में क्या कहा था, मे बी फाहियान थे जिन्होंने बताया था। फाहियान ने कहा था कि इनकी रूलिंग में लोग अपने घरों पे ताले नहीं लगाते थे, क्योंकि उतने ये सेटिस्फैक्शन लेवल था लोगों का उस टाइम पर। और इनके टाइम पर ही 9 रत्न, 9 ज्वेल्स जो हैं कोर्ट में, ये टर्म आई थी। जो एडमिनिस्ट्रेशंस था वो 9 ज्वेल्स के थ्रू जाना गया, जो अकबर ने भी आगे जाके अपनाया है। ठीक है, अब देखो एक और रूलिंग अथॉरिटी के बारे में इन्होंने बताया, दैट इज़ हर्षवर्धन, जिनके बारे में हमें पता पड़ता है हर्षचरित, जो इनकी बायोग्राफी थी। ठीक है, किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने इसको लिखा था। दिस गिव्स जीनियोलॉजी ऑफ हर्ष एंड्स विद हिज बिकमिंग किंग। अब देखो, हर्ष के पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। हर्षवर्धन कभी किंग नहीं बनना चाहते थे। ठीक है, तो ये जो सारी मतलब किंग कभी नहीं बनना चाहते थे, स्टिल इनके भाई को मार दिया था, राज्यवर्धन को, एल्डर ब्रदर थे। जैसे ही इनके हाथ में राजशाही आई, तब इनको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, तो जब इन्होंने
शशांक द रूलर ऑफ बंगाल, इट वॉज बिलीव्ड कि शशांक ने इनको मारा था। ठीक है, और देखो हर्ष की जो सिस्टर थी, 3 लोग हैं जिनके बारे में जानकारी मिलती है जीनियोलॉजी हर्षवर्धन के टाइम पे। तो जो हर्षवर्धन है, प्रभाकर वर्धन के 3 बच्चे थे, सॉरी प्रभाकर वर्धन, ठीक है, इनके 3 बच्चे थे। सबसे एल्डर था राज्यवर्धन, दूसरे नंबर पे था हर्षवर्धन, और तीसरे नंबर पे इनकी सिस्टर। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर होता क्या है। राज्यवर्धन की डेथ हो जाती है, इनको ये राजपाट संभालना नहीं था। यहाँ पर इनकी बहन की शादी हो जाती है बंगाल के रूलर से, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, वो भी ख़त्म हो जाते हैं, वो भी मारे जाते हैं। तो अब सिर्फ इनको अपना राज्य नहीं संभालना है, इनको अपनी बहन का राज्य भी संभालना है, ना चाहते हुए भी। तो आप सोच सकते हो उस टाइम के कितने महान राजा रहे होंगे ये, जो राजपाट चाहते ही नहीं थे। ठीक है, उस टाइम पे ये 16 साल के थे और ये किंग बने थे 16 साल की उम्र में। इमेजिन, अभी तो आप लोग बच्चे हो। सो while he can learn about Gupta rulers, their inscription and coins we can find about हर्षवर्धना। इनकी बायोग्राफी हमें मिलती है हर्षचरित पाणभट्ट के थ्रू लिखी हुई। उसी में हमें इनकी जीनियोलॉजी के बारे में पता पड़ता है कि इनके जो पेरेंट्स थे वो कौन थे। एल्डेस्ट सन, Harsha was not the eldest son but became the king of Thanesar after both his father and elder brother died. His brother-in-law was the ruler of Kannauj and he was killed by the ruler of Bengal. बंगाल के किंग ने ब्रदर को भी ख़त्म किया, ब्रदर इन लॉ को भी ख़त्म किया। दैट इज़ शशांक। शशांक था उस समय पे बंगाल का रूलर। तो शशांक को मार के ही दम लेता है हर्षवर्धन। ठीक है, although he was successful in the east, conquered Magad, Bengal, he was not as successful elsewhere. He tried to cross Narmada to march into the Deccan, but was stopped by the ruler belonging to the Chalukya dynasty, Pulakeshin II. अब आती है रूलिंग पल्लवास की, चालुक्यास की एंड पुलकेशिन की। ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता पड़ रही है? दैट इज़ प्रशस्ति। फिर हम देखेंगे कि इनकी रूलिंग कैसी है। साउथ में हम रूलिंग पढ़ रहे थे सतवाहनास की, जिसको ख़त्म किया था किसने? चालुक्यास ने। ठीक है, यहाँ पर जो रूलिंग अथॉरिटी उभर के आ रही थी वो थी चालुक्यास। अब ये सारी चीज़ें हमें बता रही है पुलकेशिन के बारे में प्रशस्ति, जो कि किसने लिखी है? दैट इज़ रवि कीर्ति। प्रशस्ति टॉक्स अबाउट मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स। तो चालुक्यास के अंडर गया था कौन सा रीजन? कृष्णा का और तुंगभद्रा रिवर का, दैट इज़ कर्नाटका। कर्नाटका रीजन इनके अंडर गया था, चालुक्यास के अंडर। ठीक है, ये कौन बता रहा है हमें? रवि कीर्ति। पुलकेशिन के बारे में पता पड़ रही है हमें, रवि कीर्ति जो पोएट थे उस टाइम के। ठीक है, नाउ रवि कीर्ति के अकॉर्डिंग इन्होंने कहाँ कहाँ एक्सपेडिशंस करी थी? चेक द एडवांस ऑफ हर्षा, देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोएम। तो ये सारी चीज़ें हमें प्रशस्ति के थ्रू ही पता पड़ रही है। अब हम जानेंगे कि इनकी रूलिंग कैसे होती थी। ठीक है, तो चालुक्यास थे, पल्लवास थे। पल्लवास का ओरिजिन माना जाता है सतवाहना के अंडर ही माना जाता है कि ये भी नॉर्थ से ही आए थे। रोज इनटू पावर बाय द डिक्लाइन ऑफ सतवाहनास। ये 6th सेंचुरी में आए थे कांचीपुरम में। इसमें महेंद्र वर्मन, नरसिम्हा वर्मन काफ़ी फेमस रूलर थे। और इनके बारे में बताता कौन है हमें?
ह्वेनसांग। ठीक है, अब देखो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स है जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।